हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेयांश राज एवरीबॉडी वेलकम टू दिमागी कसरत यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, ये वीडियो 7 फरवरी को आने वाली थी, बट आज क्यों आ रही है फ्रेंड्स? इंटरनेट स्टॉप हो गया था ना, तो इसी वजह से आपकी वीडियो नहीं आ पाई थी। लेकिन आज मैं आपकी 4 वीडियोज़ कराऊंगा, 3 मैराथन्स और सीटेट रिजल्ट के बारे में बता दूंगा, ठीक है? क्योंकि इंटरनेट स्टॉप था तो इसी वजह से नहीं आ रहा था। लेकिन आज जितना इंटरनेट स्टॉप के दिन वीडियो नहीं आया था, वो सब आज ही के दिन आ जाएगा और फिर आपका नॉर्मल चलेगा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। तो पहला आपका है ग्रोथ के बारे में बस इतनी ही चीज़ है, ठीक है? बालकों चिल्ड्रंस के शारीरिक संरचना के डेवलपमेंट, जिसमें लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास आता है, उसे ग्रोथ कहते हैं। इसकी प्रोसेस आंतरिक एवं दोनों रूप से होती है, ठीक है? ग्रोथ एक निश्चित आयु तक होती है, ठीक है? सभी को पता होगा, KVS का करा रहा हूँ, ठीक है? ग्रोथ पर आनुवांशिकता हेरिडिटरी का पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है? आनुवांशिकता का। तो इतनी ही चीज़ें थी ग्रोथ के बारे में। अब हम लोग असिस्टेंट कमिश्नर डायरेक्ट से बात किए हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल के पोस्ट से कॉन्सेप्ट ऑफ मैच्योरेशन। तो यही है आपकी मैच्योरेशन, ठीक है? पहले देखिए, पौधता का अर्थ बॉडी के स्वाभाविक डेवलपमेंट से है। एज और इंटेलिजेंस के साथ साथ चाइल्ड के जो आपका बॉडी है, उसके अंग प्रत्यंग का डेवलपमेंट होता है। और केवल शारीरिक डेवलपमेंट ही नहीं होता, बल्कि मानसिक मेंटली डेवलपमेंट भी होता है। इस स्वाभाविक डेवलपमेंट के रिजल्ट स्वरूप उसके बिहेवियर में भी चेंजेस होने लगता है, ठीक है? चेंजेस आपके होने लगता है। पौधता के द्वारा चाइल्ड अपने कुछ का वर्क करने के लिए सक्षम हो जाता है। शुरू में शिशु केवल लेटा रहता है। उम्र एज बढ़ने पर समान पैर हिलाने, हंसने और चलने लगता है, ठीक है? उसके बाद क्या है, शुद्धि होते होते बालक चाइल्ड हेयर आइज के अंग विकसित हो जाते हैं। व्यक्तता के रीजन ही पुरुष एंड स्त्री वुमेन गुणों का यह डेवलपमेंट सभी और किशोर बालक बालिकाओं में पाया जाता है। पौधता वास्तव में न्यू नॉलेज और वर्ब को लर्निंग की तैयारी का सही क्रम है। पौधता की परिभाषा डेफिनेशन साइकोलॉजी कई प्रस्तुत करते हैं, ठीक है? चाइल्ड के डेवलपमेंट में पौधता का इम्पोर्टेंट स्थान है। गर्भावस्था से की परिपक्वता का वास्तविक प्रतिबंधित लगता है। शैशवावस्था और बाल्यावस्था का महत्व अधिक होता है। जैसे जैसे चाइल्ड की एज बढ़ती जाती है, उसका इम्पोर्टेंस कम होता जाता है, ठीक है? एक ईयर को एज से ही बच्चा का उठना बैठना, चलना फिरना, मानना बोलना आदि व्यस्तता के कारण ही होता है, ठीक है? इसी के रीज़न से होता है। पौधता ही चाइल्ड को लक्ष्य और व्यक्तियों को समझ और उसके साथ ग्रहण व्यवहार को करने की ही इजिबिलिटी प्रदान करती है एंड व्यवहार के समाधान में भी हेल्प करती है। संवेग की दृष्टि से व्यस्तता का बहुत इम्पोर्टेंस है। इसलिए टीचर्स और शिक्षिका की प्रोसेस का पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी वह चाइल्ड के लिए उपयुक्त इन्वायरमेंट की व्यवस्था कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए परिपक्वता की परिभाषाएं, ठीक है? कैसल अपने सीमित जीवन चक्र में सीमित प्रत्यक्ष समुच्चय बिहेवियर को पौधता कहते हैं। परिपक्वता एक स्वसीमित जीवन चक्र में सक्रिय जीन प्रभावों का शुद्ध योग है। बार ज्योधेम परिपक्वता का अर्थ किसी वर्ग में विश्वास की संपूर्ण उपलब्धि है। उसके बाद परिपक्वता का तात्पर्य किसी वर्ग के डेवलपमेंट की पूर्णता की प्राप्ति से है।
एल्केडर। परिपक्वता मैच्योरेशन आंतरिक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है, चेंजेस की प्रक्रिया है। आंतरिक पौध प्राणी का डेवलपमेंट है। संरचना एंड वर्क में डेवलपमेंट है, वह प्राणी में निहित शक्तियों के कारण होती है। ठीक है। परिपक्वता अनिवार्य रूप से जीव की क्षमताओं के एक सहज पकड़े या डेवलपमेंट के भीतर से संशोधन की एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है और एक डेवलपमेंट शिक्षा प्राद और वर्क है जो जीव में निहित शक्तियों के कारण होता है। ठीक है। उसके बाद लीड व अन्य लीड एंड अदर। परिपक्वता मैच्योरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी मानव द्वारा अंतरम क्षमताएं क्रियात्मक तत्परता की स्थिति प्राप्त कर लेती है। परिपक्वता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव की अंतर्निहित संभावित क्षमताएं कार्यात्मक तत्परता के एक चरण तक पहुंचती है। ठीक है, पहुंचती है। गैरी और किंग। ठीक है। मैच्योरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें शारीरिक संरचना की भी ग्रोथ और डेवलपमेंट के रिजल्ट स्वरूप बिहेवियर में चेंजेस होता है। ठीक है। मैच्योरेशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा भौतिक संरचना की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के फल स्वरूप बिहेवियर में चेंजेस होता है। ठीक है। अब उसके बाद बोर्डिंग वेल्ड और लॉन्गफिन। मैच्योरेशन का जनरल अर्थ इंटेलिजेंस और डेवलपमेंट है, जो किसी बिना सीखे हुए व्यवहार के अस्तित्व में आना ही किसी विशिष्ट बिहेवियर के अस्तित्व में आने से सबसे पहले अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। मैच्योरेशन का अर्थ है ग्रोथ और डेवलपमेंट, जो या तो किसी भी मुक्त बिहेवियर के घटित होने से पहले या किसी विशेष डेवलपमेंट के लर्निंग से पहले आवश्यक है। ठीक है। अब हम लोग के वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट की तरफ से ये है आपका डेवलपमेंट। तो विकास की अवधारणा या नहीं कर सकते वाइस प्रिंसिपल, मतलब कि पढ़ा दे रहा हूँ ना, पोस्ट से आपको क्या है, एक ही चीज़ होता है। ठीक है। तो पोस्ट का नुकसान है। ठीक है। तो विकास की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट की प्रोसेस एंड अविरल क्रमिक एंड सतत प्रोसेस होती है। डेवलपमेंट की प्रोसेस में चाइल्ड का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एंड सामाजिक सोशल डेवलपमेंट होता है। ठीक है। डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंतर्गत रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, जीवन मूल्यों, स्वभाव, व्यक्तिगत बिहेवियर इत्यादि का भी शामिल किया जाता है। ठीक है। इसके बाद अब देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट का तात्पर्य होता है चाइल्ड के डेवलपमेंट प्रोसेस के उसके जन्म में पूर्व गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है। ठीक है। डेवलपमेंट की इस वर्ब को वह गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पौधावस्था आदि कई अवस्थाओं से स्टेजेस से गुजरते हुए मैच्योरेशन की स्थिति प्राप्त करता है। ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट के स्टडीज़ में प्राय निम्नलिखित बातों को शामिल किया जाता है। ठीक है। जन्म लेने बाय बर्थ लेने से पूर्व एवं जन्म लेने के बाद परिपक्व होने तक बालक में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, ये हम लोग को नहीं जानना है। ठीक है। फ्रेंड्स मैं ब्लर कर दूंगा, वो हम लोग को नहीं जाने थे। ठीक है। तो अब हम लोग जाएंगे विकास के अभिलक्षण, कैरेक्टराइज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है। मतलब कि डेवलपमेंट का आपका कंसेप्ट है ना, ये पूरा कंसेप्ट ही क्लियर करेंगे कि भाई डेवलपमेंट का आपका कंसेप्ट क्या है, ये क्लियर कर लेंगे। चलिए, डेवलपमेंट एक जीवन पर्यंत प्रोसेस है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होती रहती है। विकासात्मक परिवर्तन प्राय व्यस्पातक, प्रयागता और नियमित होते हैं, सामान्य से विशिष्ट और सटल से जटिल की ओर एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर होने के दौरान प्राय यह एक पैटर्न का अनुसरण करते हैं। डेवलपमेंट की प्रोसेस सतत के साथ साथ विच्छिन्न अर्थात दोनों प्रकार से हो सकती है। कुछ परिवर्तन तेजी से होते हैं और सुस्पष्ट रूप से दिखाई भी देते हैं, जैसे पहले दांत निकलना, जबकि कुछ चेंजेस के दिन प्रतिदिन की वर्ब में आसानी से देख पाना संभव नहीं होता, क्योंकि वे अधिक प्रखर नहीं होते, जैसे ग्रामर को समझना।
डेवलपमेंट बहुआयामी होता है, अर्थात कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तीव्र ग्रोथ दर्शाता है, जबकि अन्य क्षेत्रों में इसमें कुछ कमियां देखने में आती हैं। डेवलपमेंट बहुत ही लचीला होता है। इसका तात्पर्य है कि एक ही व्यक्ति पिछली डेवलपमेंट दर की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकता है। एक अच्छा परिवेश शारीरिक शक्ति अथवा स्मृति और बुद्धि के स्तर में अनपेक्षित सुधार ला सकता है। विकासात्मक परिवर्तनों में प्राय परिपक्वता में क्रियात्मक के स्तर पर उच्च स्तरीय और वृद्धि देखने में आती है। उदारात्मक शब्दावली के आकार और जटिलता में वृद्धि, परंतु इस प्रक्रिया में कोई कभी अथवा क्षति भी निहित हो सकती है, जैसे हड्डियों के घनत्व में कभी या वृद्धावस्था में स्मृतिहीन होना। देखिए, अब उसके बाद इतना हम लोग का है, देख रहे हैं ना, बाकी हम लोग को डिफरेंस नहीं पढ़ना है उन सभी के बीच कि भाई डिफरेंस क्या है, ठीक है। कुछ कमियां देखने को, उसके बाद हो गया हाँ, वृद्धि और विकास सदैव एक समान नहीं होता। विकास के पैटर्न में प्राय समाप्लेटिस भी देखने में आती है, जिसमें ऐसी अवधि का भी संकेत मिलता है जिसके दौरान कोई सुस्पष्ट सुधार देखने में नहीं आता। विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक हो सकते हैं, जैसे आयु बढ़ने के साथ कद बढ़ना, अथवा गुणात्मक जैसे नैतिक मूल्यों का निर्माण। विकासात्मक चेंजेस अपेक्ष स्थिर होते हैं, मौसम, थकान अथवा अन्य आकस्मिक रीजन से होने वाले अस्थायी चेंजेस को डेवलपमेंट की श्रेणी में नहीं रख सकते, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट परिवर्तन बहुआयामी और परस्पर संबंध होते हैं। अनेक क्षेत्रों में यह परिवर्तन एक साथ ही एक ही समय पर हो सकते हैं, अथवा एक समय में एक भी, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड CDP डेवलपमेंट के उदाहरण और इसका जो है लर्निंग से संबंध, ठीक है, हो सकता है। किशोरावस्था के दौरान शरीर बॉडी के साथ साथ संवेगात्मक, सोशल और संज्ञानात्मक क्रियात्मक में भी तेज़ी से चेंजेस दिखाई देते हैं। डेवलपमेंट प्रारंभिक हो सकता है, यह ऐतिहासिक, परिवेशीय और सांस्कृतिक सोशियो कल्चर घटकों से प्रभावित हो सकता है। माता पिता का देहांत, दुर्घटना, युद्ध, भूचाल और बच्चों के पालन पोषण की रीति रिवाज ऐसे घटकों के एग्जाम्पल है जिसका डेवलपमेंट पर प्रभाव पड़ सकता है। ये बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, विकासात्मक चेंजेस की दर एंड गति स्पीड में उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं। यह अंतर आनुवांशिक घटकों अथवा परिवेशीय प्रभावों के रीज़न हो सकते हैं। कुछ चिल्ड्रंस अपने एज की तुलना में अत्यधिक पूर्व चेतन हो सकते हैं, जबकि कुछ बच्चों में डेवलपमेंट की स्पीड बहुत धीमी होती है, ठीक है। उदाहरणार्थ, यद्यपि एक औसत चाइल्ड 3 वर्ड्स के वाक्य 3 ईयर की एज में बोलना शुरू कर देता है, देख रहे हो ना, परंतु कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो 2 वर्ष के होने से बहुत पहले ही ऐसी एबिलिटी प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो 4 ईयर की एज होने तक भी पूरा वाक्य बोलने में सक्षम नहीं हो पाते। इसके अतिरिक्त कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो अपनी एज की उच्चतक सीमा से ऊपर जाकर ही बोलने में सक्षम होते हैं, ठीक है। समझिए विकास डेवलपमेंट वर्ड को प्रयोग पर मात्रात्मक चेंजेस के साथ साथ व्यवहार के चेंजेस जैसे कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, बिहेवियर में सुधार इत्यादि के लिए भी होता है। डेवलपमेंट अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है, ठीक है। ग्रोथ इसका एक भाग होता है। डेवलपमेंट एक सतत प्रोसेस है। चाइल्ड के परिपक्व होने के बाद यह चलती आती है। चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए भी ग्रोथ आवश्यक नहीं है, ठीक है। अब क्या इसे हम लोग जानेंगे? हाँ जानेंगे। मानव विकास की अवस्थाएं जानेंगे। मानव विकास सतत प्रोसेस है। ह्यूमन डेवलपमेंट, शारीरिक डेवलपमेंट तो एक सीमा परिपक्वता मैच्योरेशन प्राप्त करने के बाद रुक जाता है, किंतु मनोशारीरिक वर्ब्स में डेवलपमेंट निरंतर होता रहता है। मनोशारीरिक वर्ब्स के अंतर्गत मानसिक, भाषीय, संवेगात्मक, सोशल एवं चारित्रिक डेवलपमेंट आते हैं। इनका डेवलपमेंट भिन्न
एज स्तरों में भिन्न भिन्न प्रकार होता है। ठीक है, भिन्न एज स्तरों को मानव डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट की अवस्थाएं कहते हैं। ठीक है, तो अब ये भी देख लीजिए कि भारतीय मनुष्यों में ने ह्यूमन डेवलपमेंट की अवस्थाओं को 7 कालों में विभाजित है। 7 कालों में, पहले गर्भावस्था से गर्भधान जन्म तक, शिशुअवस्था जन्म से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, उसके बाद है युवावस्था 18 वर्ष से 25 वर्ष तक, पौधावस्था 25 वर्ष से 55 वर्ष तक, वृद्धावस्था 55 वर्ष से मृत्यु तक। ठीक है, इस समय इस टाइम अधिकतर विद्वान ह्यूमन डेवलपमेंट का स्टडी निम्नलिखित 4 अवस्थाओं के अंतर्गत करते हैं। शिशुअवस्था जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, वयस्कावस्था 18 वर्ष से मृत्यु तक। एजुकेशन की दृष्टि से प्रथम 3 अवस्थाएं, मतलब ये 3 अवस्थाएं शिशुअवस्था से किशोरावस्था तक, मतलब ये अवस्था उतनी नहीं है, तो ये 3 अवस्थाएं इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो है एजुकेशन मन साइकोलॉजी में इन्हीं तो डेवलपमेंट डेवलपमेंट का स्टडीज़ किया जाता है। ठीक है, ये देखिए, जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शिशुअवस्था कहा जाता है। इसमें जन्म से 3 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। शिशुअवस्था में अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। इसी काल में बच्चों का समाजीकरण भी प्रारंभ हो जाता है। इस काल में जिज्ञासा की तीव्र बच्चों में पाई जाती है। मनोवैज्ञानिकों के हिस्ट्री से यह काल जो है, ये हम लोग नहीं मानेंगे, ये वाला हटिए। यह काल एजुकेशन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण मान सकते हैं, यानी इसको साइड में भी रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, मैं ब्लॉट कर दूंगा, यानी ठीक है। तो ये थी बात। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट के भिन्न को वैसे तो कई आयामों में विभाजित किया जा सकता है, किंतु चाइल्ड डेवलपमेंट एवं चाइल्ड साइकोलॉजी के स्टडीज़ के दृष्टिकोण से इसके निम्नलिखित आयाम महत्वपूर्ण: शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट, भाषीय विकास जो है, भाषीय विकास को साइड में रखिए, भाषीय विकास को भी नहीं, सॉरी गलती बोल था, भाषीय विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, सामवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, मनोज्ञात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट। ये इसमें अधिगम को हटा दीजिए, सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो शारीरिक विकास के अंतर्गत, फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत चाइल्ड के शरीर के बाह्य एवं आंतरिक अवयव का डेवलपमेंट शामिल है। शरीर के बाह्य परिवर्तन जैसे ऊंचाई, ये देखिए ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में ग्रोथ इत्यादि ऐसा फिजिकल डेवलपमेंट है जिन्हें स्पष्ट देखा जा सकता है, किंतु शरीर के आंतरिक अवयव के परिवर्तन बाह्य रूप से दिखाई तो नहीं पड़ते, किंतु शरीर के भीतर इनका समुचित होता रहता है। ठीक है, ठीक है। और इसका देखिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र विकास की अवधारणा से संबंध। ठीक है, उसमें अधिगम को हटा दीजिएगा, इसमें भी हटा दीजिएगा। ठीक है, एक बार और हुआ था। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रक्रिया व्यक्तिगत के उचित समायोजन और डेवलपमेंट के मार्ग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें भी डेवलपमेंट को रखिएगा कि अवधारणा, विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध, और उसमें भी रखिएगा। ठीक है, गलती से बोल दिया था। ठीक है, भूमिका निभाती है। प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। धीरे धीरे डेवलपमेंट की प्रक्रिया के फलस्वरूप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो जाता है। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर चाइल्ड के आनुवंशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त चाइल्ड परिवेश एवं उसकी देखभाल का भी उसकी फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार उपलब्ध नहीं हो रहे तो उसके डेवलपमेंट की सामान्य गति की आशा कैसे की जा सकती है। ठीक है, सभी ऑल चिल्ड्रंस का स्वस्थ फिजिकल डेवलपमेंट सभी प्रकार के डेवलपमेंट की पहली शर्त है। इसके लिए मूल आवश्यकताएं जैसे पौष्टिक आहार, फिजिकल एक्सरसाइज एंड जो है अन्य साइकोलॉजी, मनोवैज्ञानिक, सॉरी फ्रेंड्स मैं वैज्ञानिक नहीं देख रहा था, नहीं तो साइंटिस्ट होता है। ठीक है, साइकोलॉजी का। ठीक है, तो वो सोशल ज़रूरतों पर ध्यान देना आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद फिज़िकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में टीचर्स को पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए, पर्याप्त इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसी इन्फॉर्मेशन के बेस पर वह चिल्ड्रन के स्वास्थ्य एंड इससे संबंधित, इससे रिलेटेड अन्य समस्या, ठीक है,
चिल्ड्रन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में टीचर्स को पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए इसलिए भी रखना अनिवार्य है, क्योंकि बच्चों की रुचियाँ, इच्छाएँ, दृष्टिकोण एंड एक तरह से उसका पूर्ण बिहेवियर फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर ही निर्भर करता है। ठीक है, चिल्ड्रंस की शारीरिक फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के सामान्य ढांचे से परिचित होकर अध्यापक टीचर यह जान सकता है कि एक स्पेशल एज थर्ड एज स्टेज पर चिल्ड्रंस से क्या आशा की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद मानसिक विकास, ठीक है, उसमें भी अधिगम को रखिएगा, जहाँ पे भी डेवलपमेंट हो अधिगम रखिएगा। ठीक है, ऊपर वाले में भी इसमें भी मानसिक विकास एवं अधिगम, कोग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, कितना है देख सकते हैं आप लोग, इतना भाई है। संज्ञानात्मक या मानसिक विकास से तात्पर्य चिल्ड्रन की उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं में वृद्धि और विकास है जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन करता है। ठीक है, और भिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग कर पाता है। आज हम लोग को जल्दी जल्दी निपटाना है। कल्पना करना, स्मरण करना, विचार, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होते हैं। जन्म के समय बालक में इस प्रकार की योग्यता का अभाव होता है। ठीक है, धीरे धीरे एज बढ़ने के साथ साथ उसमें जो मानसिक मेंटल डेवलपमेंट की गति भी बढ़ती रहती है। संज्ञानात्मक डेवलपमेंट के बारे में टीचर्स को पर्याप्त जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसके अभाव में वह चिल्ड्रंस की से संबंधित, इससे रिलेटेड समस्याओं, प्रॉब्लम्स का समाधान नहीं कर पाएगा। ठीक है, यदि कोई चिल्ड्रन मेंटल रूप से कमज़ोर है, वीक है, तो इसके क्या रीज़न है यह जानना उसके उपचार के लिए आवश्यक है। ठीक है, उपचार के लिए कोई बालक मानसिक रूप से, तो अब देखिए संज्ञानात्मक डेवलपमेंट के बारे में पर्याप्त जानकारी होने से भिन्न एज स्तरों पर पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं, वर्ब्स एंड अनुभवों के चयन और नियोजन में हेल्प मिलती है। ठीक है, किस विधि और तरीके से पढ़ाया जाए, सहायक सामग्री तथा निरीक्षण साधन का प्रयोग किस तरह किया जाए, शैक्षणिक की ये इन्वॉल्वमेंट किस प्रकार का हो, इन सब के निर्धारण में संज्ञानात्मक डेवलपमेंट के भिन्न पहलुओं की जानकारी टीचर्स के लिए सहायक साबित होती है। भिन्न अवस्थाओं और आयु स्तर तक बच्चों की मानसिक वृद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पाठ्य पुस्तक तैयार करने में भी इससे सहायता मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है। ठीक है, सामवेगिक विकास, ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट है। उसके बाद हम लोग का और थोड़ा है, तो इमोशनल जैसे भाव भी कहा जाता है, का अर्थ होता है ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के बिहेवियर को प्रभावित करती है। भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, विषाद इत्यादि संवेग के उदाहरण हैं। ठीक है, चाइल्ड में एज बढ़ने के साथ ही इन संवेगों का डेवलपमेंट भी होता रहता है। संवेगात्मक डेवलपमेंट ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। व्यक्ति का संवेगात्मक बिहेवियर उसकी शारीरिक फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ही नहीं बल्कि बौद्धिक, उसके बाद आपकी सोशल एंड नैतिक डेवलपमेंट को भी प्रभावित करता है। प्रत्येक संवेगात्मक अनुभूति व्यक्ति में कई प्रकार के शारीरिक, फिजिकल और सटीक संबंधी चेंजेस को जन्म देती है। संवेगात्मक इमोशनल डेवलपमेंट कई कारक होते हैं। इन कारकों में जानकारी, इंफॉर्मेशन टीचर्स को होनी चाहिए, जैसे भय का कारण, भय का जो है डर का वो रीज़न क्या है, यह जाने बिना चिल्ड्रन के भय को दूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, बालक के चिल्ड्रन के संतुलित डेवलपमेंट में उसके इमोशनल डेवलपमेंट की अहम भूमिका होती है। इमोशनल डेवलपमेंट से दृष्टिकोण से चिल्ड्रन के स्वास्थ्य एवं फिजिकल डेवलपमेंट आवश्यकता पड़ती है।
चिल्ड्रन के संवेगात्मक इमोशनल डेवलपमेंट पर पारिवारिक इन्वॉल्वमेंट भी बहुत प्रभाव डालता है। ठीक है, स्कूल के परिवेश और क्रियाकलापों की उचित प्रकार से संगठित करा जो है टीचर बच्चों के इमोशनल डेवलपमेंट भरपूर योगदान दे सकते हैं। चिल्ड्रंस को टीचर्स का पर्याप्त सहयोग एवं स्नेह मिलना उनके व्यक्तित्व के विकास, व्यक्तित्व के डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से आवश्यक है। इसी प्रकार यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि चिल्ड्रन के स्वाभिमान को कभी ठेस ना पहुँचे। इस तरह इमोशनल डेवलपमेंट के कई पहलुओं को ध्यान में रखकर ही चिल्ड्रन का सर्वांगीण डेवलपमेंट किया जा सकता है। अब आता है आपका मोटर डेवलपमेंट यानी कि मनोज्ञात्मक विकास। ठीक है, क्रियात्मक डेवलपमेंट का अर्थ होता है व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का डेवलपमेंट। क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या एबिलिटीज़ का अर्थ होता है ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ या मतलब क्रियाएँ, एक्टिविटीज़ जिनको संपन्न करने के लिए मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों, एक्टिविटीज़ के संयोजन की आवश्यकता होती है, जैसे चलना, बैठना इत्यादि। एक नवजात शिशु ऐसे वर्क करने में क्षम होता है फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ ही जो उम्र होती है उम्र बढ़ने के साथ उसमें इस तरह की एबिलिटीज़ को भी डेवलपमेंट होने लगता है। उसके बाद क्रियात्मक डेवलपमेंट चिल्ड्रन के फिजिकल डेवलपमेंट, स्वस्थ रहने, स्वावलंबी होने एंड उचित मानसिक डेवलपमेंट में, मेंटल डेवलपमेंट में सहायक होता है। ठीक है, इसके कारण डेवलपमेंट के आत्मविश्वास अर्जित करने में भी हेल्प मिलती है। पर्याप्त क्रियात्मक डेवलपमेंट के अभाव में चिल्ड्रन में भिन्न प्रकार से कौशलों के डेवलपमेंट में बाधा पहुंचती है। उसके बाद है क्रियात्मक डेवलपमेंट के स्वरूप एंड उसकी प्रोसेस का नॉलेज होना टीचर्स के लिए आवश्यक है, इम्पॉर्टेंट है। इसी नॉलेज के बेस पर ही वह चिल्ड्रन में भिन्न कौशलों का डेवलपमेंट करवाने में सहायक हो सकता है। क्रियात्मक डेवलपमेंट के नॉलेज से टीचर्स को यह भी पता चलता है कि किस एज विशेष या अवस्था में चिल्ड्रन किस प्रकार के कौशलों की एबिलिटी अर्जित करने की योग्यता होती है। जिन चिल्ड्रंस में क्रियात्मक डेवलपमेंट सामान्य से कम होता है उनके समायोजन एंड डेवलपमेंट हेतु विशेष कार्य करने की आवश्यकता होती है, स्पेशल वर्क करने की आवश्यकता होती है। अब डेवलपमेंट के भिन्न आयामों की एक दूसरे देखिए रिलेशनशिप डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट के भिन्न आयामों आपस में गणितीय संबंध है एंड ये सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट विशेषकर छोटे बच्चों में मेंटल व एंड संज्ञानात्मक डेवलपमेंट में मददगार है। सभी बच्चों की स्वतंत्र खेलों, अनौपचारिक व अनौपचारिक खेलों, गेम्स, योग और खेल की एक्टिविटीज़ में सहभागिता उनके फिजिकल व मनोसामाजिक सोशल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। मानसिक, मेंटल और भाषीय डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट एंड लर्निंग को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण स्वरूप कोई चिल्ड्रन अकेले या परस्पर मिलकर कोई वर्क करना चाहता है या दूसरों से कितनी आनंद क्रिया करता है या उसके सोचने व तर्क करने की क्षमता स्वयं व दुनिया को समझने तथा भाषा का प्रयोग करने की क्षमताओं पर निर्भर करता है। ठीक है, डेवलपमेंट के लर्निंग से रिलेशन को देखते हुए पाठ्यचर्या का डेवलपमेंट इस तरह किया जाना चाहिए जो चिल्ड्रन के फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट के अंत संबंधों के अनुकूल हो। इस प्रकार की पाठ्यचर्या को बाल केंद्रित पाठ्यचर्या कहा जाता है। ऐसी पाठ्यचर्या का निर्माण चिल्ड्रंस की भिन्न अवस्थाओं की स्टेजेस की रुचियों, क्षमताओं एंड एबिलिटीज़ के अनुसार किया जाता है। ठीक है, चिल्ड्रंस का डेवलपमेंट एंड लर्निंग एक निरंतर प्रोसेस है जिसके साथ चिल्ड्रंस में उन सिद्धांतों का भी, थ्योरीज का भी डेवलपमेंट होता है जो बच्चे प्राकृतिक व सोशल वर्ल्ड के बारे में बनाते हैं। इसमें दूसरों के साथ अपने रिश्ते के रिलेशन के भिन्न थ्योरी भी शामिल है जिनके बेस पर उन्हें यह पता चलता है कि चीज़ें जैसी है वैसी क्यों हैं। ठीक है, रीज़न और कारक का बीच क्या रिलेशन है और वर्क व निर्णय लेने के क्या बेस हैं, क्या आधार है।
अब देखिए, अर्थ निकालना, अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना, विवेचना व नॉलेज लर्निंग की प्रोसेस के सर्वाधिक इम्पोर्टेंट पहलू हैं। जैसे जैसे बालकों की एज और अनुभव में ग्रोथ होती रहती है, वैसे वैसे उनके इस प्रकार के लर्निंग में भी ग्रोथ होती रहती है। दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक डेवलपमेंट के अभिन्न हिस्से और लैंग्वेज डेवलपमेंट, मेंटल चित्रण, अवधारणाओं व तार्किकता से इनका गहरा संबंध है, रिलेशन है। जैसे जैसे चिल्ड्रंस की अधिसंज्ञानात्मक क्षमताएं विकसित होती है, वे अपनी आस्थाओं के प्रति अधिक जागरूक होते जाते हैं और इस तरह अपने लर्निंग को स्वयं नियंत्रित व नियमित करने में सक्षम हो जाते हैं। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एवं दूसरों से भी भिन्न तरीक़ों से सीखते हैं। अनुभव के माध्यम से स्वयं चीज़ें करने, स्वयं बनाने से, प्रयोग करने से, पढ़ने, विमर्श करने, पूछने, सुनने, उस पर सोचने व मनन करने से एंड एक्टिविटी या लेखन जरिए अभिव्यक्त करने से अपने डेवलपमेंट के मार्ग में उन्हें इन सभी तरह से अवसर मिलने चाहिए। हम लोग सिद्धांतों की अवधारणा देखेंगे, इससे ज़्यादा कुछ हम लोग को नहीं देखना है, ठीक है। प्रिंसिपल मीनिंग इन हिंदी में, ठीक है। तो प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, पी इंग्लिश में। इससे ये क्या है, आपका एक नाउन है, ठीक है, ठीक है, नाम भी हो सकता है सिद्धांत, ठीक है। यूजेज, देयर प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन कैरेक्टराइज ऑल देयर वर्क। उदाहरण, महात्मा गांधी अपने महान सिद्धांतों के लिए जाने जाते थे। ये उदाहरण आपका, इसका आपका हो गया उदाहरण। उसके बाद और समझिए, प्रिंसिपल इज इक्वल टू विधि, ठीक है, इंग्लिश में ये नाउन है, ठीक है। उदाहरण, मेटा डाटा मिलाने की विधि चुनें, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल इज इक्वल टू तत्व, ठीक है, तत्व नाउन है, उदाहरण तत्व से। प्रिंसिपल इज इक्वल टू प्रणाली, ठीक है, नाउन, ठीक है, उदाहरण प्रणाली किताब का खोजने में असफल है, असफल, सॉरी असफल बस, ठीक है। अब प्रिंसिपल इज इक्वल टू व्यवस्था, नाउन है, उदाहरण अधिनियम की योजना विरुद्ध तथा सार्वजनिक न्याय की घरेलू व्यवस्था उपलब्ध कराना है जो विविध बारीकियों से बाधित न हो, ठीक है। प्रिंसिपल इज इक्वल टू प्रमुख रीति, नाउन है। प्रिंसिपल इज इक्वल टू मर्यादा, नाउन है, ठीक है, उदाहरण आदमी को अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल इज इक्वल टू प्रमुख नियम, नाउन। प्रिंसिपल इज इक्वल टू सार, नाउन, उदाहरण सार संपेक्ष विवरण कल जारी किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल इज इक्वल टू सत्यनिष्ठा, नाउन, उदाहरण निर्णय को सही होने की स्वीकार्यता, स्पष्ट चरित्र, आचारपूर्ण सत्यनिष्ठा और पक्षपात रहित होने की निशानी के स्रोत में समाहित है। प्रिंसिपल इज इक्वल टू सरघटक, नाउन। प्रिंसिपल इज इक्वल टू मूलतत्व, नाउन। प्रिंसिपल इज इक्वल टू सुट, नाउन। प्रिंसिपल इज इक्वल टू सत्याचरण, नाउन। एक उदाहरण, वह आत्मा सूचिता, सत्यवादिता, सत्याचरण का युग था, ठीक है। प्रिंसिपल इज इक्वल टू नियम, नाउन, उदाहरण पहला नियम। प्रिंसिपल इज इक्वल टू घटक, नाउन, उदाहरण घटक। प्रिंसिपल इज इक्वल टू आचार, नाउन, आचार समिति कौन कौन से प्रतिबंध लगा सकती है। प्रिंसिपल इज इक्वल टू विशिष्ट तत्व, नाउन, ठीक है। तो यही है था 21 प्रिंसिपल्स का। देखिए, प्रिंसिपल्स इज इक्वल टू सिद्धांत, नाउन, उदाहरण शिया इस्लाम में थोड़े अलग सिद्धांतों को स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यही थी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्स। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल से थोड़ी सी जानकारी। डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल देख लीजिए, बेसिक जनरलाइजेशन दैट इज एक्सेप्टेड एज ट्रू एंड दैट कैन बी यूज्ड एज अ बेसिस फॉर रीजनिंग और कंडक्ट देयर प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन कैरेक्टराइज्ड ऑल देयर वर्क्स। A rule or a standard is simply of good behavior. A man of principle, he will not violate his principles. उसके बाद a basic truth or law or assumption, the principles of democracy, ठीक है। तो उसके बाद देख लीजिए, information provided about
देखिए हिंदी मीनिंग, मतलब मीनिंग था ये सब, ठीक है, प्रिंसिपल्स का आपका। तो फ्रेंड्स मीनिंग था, छोटा सा कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल से आपका छोटा सा था। कैसी लगी मतलब कि अभी और है, सॉरी फ्रेंड्स, चलिए और देखते हैं। तो फ्रेंड्स वैसे तो प्रिंसिपल्स एंड डेवलपमेंट एक साथ आता है, तो फिर क्यों अलग अलग पढ़ाया मैंने? तो मैं आपको पढ़ा दिया प्रिंसिपल्स का, मैंने आपको मीनिंग दे दिया भाई, इसका मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशंस क्या होता है। तो ये एक तरह से कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल में थोड़ी बहुत से आ जाती है, तो मैंने वही वाली नॉलेज आपको प्रदान कराई है, जो है आपको दी है, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। फ्रेंड्स पहले हम लोग बात करेंगे सतत विकास का सिद्धांत के ऊपर। मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट का क्रम निरंतर चलता रहता है, लेकिन डेवलपमेंट की गति कभी धीमी और कभी तेज़ी से होती है। चिल्ड्रन के गुणों का डेवलपमेंट एकाएक नहीं होता है, बल्कि धीरे धीरे सतत रूप में होता रहता है। डेवलपमेंट एक सतत प्रोसेस है और यह जन्म के पूर्व से शुरू होता है और मृत्यु पर समाप्त होता है, सभी को पता है। फ्रेंड्स अब हम लोग बात कर रहे हैं विकास के दिशा का सिद्धांत, ठीक है। सेफेलोकॉर्ड्यूल डेवलपमेंट, सेफेलोकॉर्डल विकास, ठीक है। देखिए इसके अनुसार सबसे पहले सर का विकास होता है, फिर धीरे धीरे नीचे के अंगों का विकास डेवलपमेंट होता है। जैसे सबसे पहले सिर का डेवलपमेंट, फिर हाथों का डेवलपमेंट, उसके बाद और फिर पैरों का डेवलपमेंट, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, सिर से पैर जो होता है, सिर से पैर की ओर डेवलपमेंट होता है, ठीक है, डेवलपमेंट होता है और इसी का आपका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद है प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ, यानी कि समीपस्थ विकास। क्या? समीपस्थ विकास। इसके अनुसार बच्चे के अंदर सबसे पहले केंद्र का विकास होता है, यानी कि दिल के आसपास के हिस्से का विकास होता है। रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है और फिर हाथ, पैर और मस्तिष्क का विकास होता है, यानी कि अंदर से बाहर की ओर विकास होता है, ठीक है। देखिए ये मंथ और ये विकास की क्रिया, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। 1 महीने में बालक सिर को उठाना सीख जाता है, मतलब जन्म से 1 माह, फिर 3 माह, यानी उसके 2 महीने बाद बालक गतिशील, चिल्ड्रेन जो है आपका वो गतिशील वस्तुओं पर नेत्र का नियंत्रण करना सीख जाता है। 3 माह से पहले के बालक के सामने यदि आप कोई खिलौना दाएं से बाएं और ले जाएंगे, तब वो आपको ही देखता रहेगा, उसका नेत्र उस खिलौने से हट जाएगा और वो आपको ही देखेगा। लेकिन 3 माह के बाद यदि यह प्रक्रिया आप उसके सामने करते हैं, तब वह उस खिलौने पर अपने नेत्र लगाए रखेगा और देखेगा कि यह खिलौना इधर से उधर जा रहा है, इधर से उधर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर अब समझिए, ये देखिए पूरा क्रम मैं आज आपके लिए लेकर कर आया हूँ। 4 से 5 माह, मतलब उससे 1 से 2 महीना बाद चिल्ड्रन सहारा देने पर बैठना सीख जाता है, ठीक है। फिर उसके 6 से 7 महीने पर चिल्ड्रन बिना सहारे के बैठना सीख जाता है। उसके बाद 8 से 9 महीने पर चिल्ड्रन सहारे से खड़ा हो सकता है। 10 से 11 महीने पे चिल्ड्रन बिना किसी सहारे के खड़ा हो सकता है, मतलब 10 से 11 महीने पे। 1 वर्ष की आयु में चिल्ड्रन बिना किसी सहारे के चलना सीख जाता है। 2 वर्ष की आयु में चिल्ड्रन दौड़ना सीख जाता है। 3 से 4 वर्ष की आयु में चिल्ड्रन जो है वो कूदना सीख जाता है और ट्राईसाइकिल चलाना सीख जाता है। ट्राईसाइकिल चलाना सीख जाता है। 3 पहियों वाली साइकिल चलाना सीख जाता है, ठीक है, 3 पहियों वाली, 3 से 4 वर्ष की आयु में। अब इसको समझिए कि बालक यहाँ पे डेवलपमेंट है, तो हम लोग डेवलपमेंट पे ध्यान केंद्रित करेंगे। तो फ्रेंड वहाँ पे लगा ही होगा साइकिल कैसे चलाना सीख जाता है, तो 3 पहियों वाली, ठीक है। आप सभी को पहले बार लगा होगा, नहीं बताऊंगा तो, ठीक है। तो चिल्ड्रन में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की गति में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, वह हमेशा एक जैसी नहीं होते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की लंबाई बहुत ज़्यादा है, तो उसकी आपकी वजन बहुत कम है। यदि वजन भी सही है, लंबाई भी सही है, तो फिर बुद्धि ही कमी है, मतलब भाई बुद्धि की कमी है, फनी है। और अगर
सब कुछ सही है तो कुछ ना कुछ कमी आगे ए जाकर हो जाती है या फिर नहीं भी होती है। कहने का मतलब यह है कि यदि उस व्यक्ति का विकास हो भी गया है तो वह और आगे विकास करेगा या फिर नहीं करेगा। जीवन में या डेवलपमेंट में कभी स्थिरता नहीं होती है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए विकास के क्रम का सिद्धांत। विकास के क्रम का सिद्धांत हम लोग देखिए फ्रेंड्स, देखिए हम लोग विकास पर ध्यान क्यों केंद्रित किए हैं, इस पे हम लोग को विकास में ही ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि ये भी आपका विकास ही है। डायबिटीज़ ऑफ डेवलपमेंट है ना, तो अगर डेवलपमेंट आए तो उसको भी करना है, डायबिटीज़ ऑफ डेवलपमेंट है तो उसको भी करना है। तो डेवलपमेंट है तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि डायबिटीज़ ऑफ डेवलपमेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे विकास के क्रम सिद्धांत। ठीक है, जो भी मैंने बताया था, पता नहीं क्या था, भूल गया। तो देखिए इस थ्योरी के अनुसार गामा एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट एक निश्चित क्रम में होता है और वह क्रम निम्नलिखित है। पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलना शुरू करता है, फिर पढ़ना शुरू करता है, फिर लिखना शुरू करता है। रोचक बात अब देखिए, अब मैं आपको एक रोचक बात बताने जा रहा हूँ कि आपको अंग्रेजी बोलनी आती है, मतलब कि इंग्लिश बोलने नहीं आती है। इसको हम इन 4 बातों से समझते हैं। बच्चे ने पहले सुना सीखा, फिर बोलना सीखा, फिर पढ़ना सीखा और फिर लिखना सीखा। लेकिन आपने स्कूल में क्या किया, सबसे पहले आपने अंग्रेजी को लिखना सीखा, फिर आपने अंग्रेजी को पढ़ना सीखा, फिर आपने अंग्रेजी को सुनना सीखा, फिर आपने अंग्रेजी को बोलना सीखा। तो यह सभी क्रमबद्ध नहीं है, तो आपने अंग्रेजी क्रमबद्ध तरीके से नहीं सीखी थी, इसलिए आप अंत में अंग्रेजी को बोलना सीख रहे हैं। तो ये है एक रोचक बात फ्रेंड जो मैंने ऐड की थी इसमें आपको बताने का। देखिए अब हम लोग बात करेंगे विकास लंबवत ना होकर चक्राकार वार्तानुकूल होता है। ठीक है, देखिए इस पे डेवलपमेंट जीवन में कभी भी एक समान नहीं होता है। कभी विकास, कभी डेवलपमेंट ज़्यादा होता है तो कभी डेवलपमेंट कम हो जाता है। ठीक है, अगर हम एक ग्राफ में देखें तो डेवलपमेंट कभी भी सीधी रेखा में नहीं होता है, वह एक स्प्रिंग की तरह होता है, गोल गोल, यानी कि कभी कम कभी ज़्यादा। डेवलपमेंट में उतार चढ़ाव होता रहता है, जो मैं बता रहा हूँ आपको 2 बार बताया हूँ। हम लोग देखेंगे विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। हम डेवलपमेंट को देखकर उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा। ठीक है, बड़ा होकर क्या बनेगा। हम डेवलपमेंट की गति देखकर यह बता सकते हैं बच्चा कब तक विकसित हो जाएगा और वो बच्चा भविष्य में क्या बनेगा। ठीक है, जैसा आपके ऊपर में बोला जाता था, और वो जो प्रिंसिपल्स था वो हम लोग पीजीटी में किए थे और ये हम लोग टीजीटी में कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ऊपर वाला आपने भी कभी ना कभी किया होगा। ठीक है, तो उस समय डेवलपमेंट था तो हमने डेवलपमेंट करना था तो उस समय किया था। अब डेवलपमेंट डायबिटीज़ भी करेंगे, डेवलपमेंट में जैसे मैंने बोला था तो इसलिए किया था। ठीक है, हम डेवलपमेंट डायबिटीज़ विकास बहस को निम्नलिखित बिंदुओं से भी जानते हैं। डेवलपमेंटल इशूज़ विकास संबंधी मुद्दे, डेवलपमेंटल कंट्रोवर्सी विकासात्मक विवाद, थीम्स ऑफ डेवलपमेंट विकास के विषय। साइकोलॉजी में सभी ने अपने तरह तरह के तर्क और तथ्य सबके सामने रखे हैं और उन पर बहस हुई है और चर्चा भी हुई है। तो इस वीडियो में यह जानेंगे कि वो कौन से तथ्य थे जिन पर मतभेद रहा है। कुछ साइकोलॉजिस्ट अपनी बात सामने रखते हैं और दूसरों पर तंज कसते हैं, तो वह बातें कौन सी थी जिन मुद्दों पर बहस हुई। तो चलिए जानते हैं विस्तार से, इसी पर चर्चा करेंगे हम लोग इसमें। ठीक है, पहले ये सिद्धांत है कि कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी, निरंतरता बनाम अनिरंतरता। सबसे पुराना और एक प्रसिद्ध मुद्दा, ओल्डेस्ट एंड फेमस इशू, सबसे पुराना मुद्दा है। इस पर भी काफ़ी समय तक बहस रही थी। वाइगोत्स्की बनाम प्याजे, वाइगोत्स्की वर्सेस पियागेट किसी एक बात पर सहमत नहीं थे, दोनों की अपनी अलग अलग राय थी। रिसॉल्व्ड, हल किया गया। कंटिन्यूस, निरंतर, दोनों ने अपने तर्क सामने रखे और अंत में यह सिद्ध हुआ और यह पाया गया कि ये विकास निरंतर होता है, उसमें अनिरंतरता नहीं होती है। निरंतरता, अब देखिए निरंतरता का दिया था BF स्किनर, इवन पल्लो, जैसे आपको नाम भी याद हो जाएगा कर लीजिएगा। जॉन वाटसन आपको भी फायदा करेगा। रिचर्ड एटिसन, रिचर्ड स्टीफन कोवलस। तो फ्रेंड्स
इतना लोग जो था, BF स्किनर, इवान पाल्वो, जॉन वॉटसन, याद कर लीजिएगा इन सभी के नाम, मैं आपको आप ही के लोग होंगे सारे, ठीक है। रिचर्ड एटिंगसन, रिचर्ड सिफरिन, कार्ल रोगर्स, एब्राहिम मास्लोव, चार्ल्स डार्विन, डेविड बुश, कोनार्डो लोरेंज, रॉबर्ट सापोलिस्की, अल्बर्ट बंडूरा, इनका यह मानना था कि विकास डेवलपमेंट निरंतर होता है, ठीक है, अनिरंतरता। जीन पियाजे, इरिक इरिक्सन, सिगमुंड फ्रीड, कोहलबर्ग, इनका मानना था कि डेवलपमेंट में निरंतरता नहीं होती है, वह अनिरंतरता से चलता है, ठीक है। और जो निरंतरता थे, इनका मानना था कि इनका मानना यह है कि विकास डेवलपमेंट सदैव ऊपर की ओर चलता है, ठीक है, और निरंतर डेवलपमेंट होता रहता है। चिल्ड्रन कुछ ना कुछ सीखता रहता है, जैसे कि चिल्ड्रन पहले ज़मीन पर रहकर चलना सीखता है, फिर घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर बैठना सीख जाता है, फिर खड़ा होता है और फिर दौड़ना शुरू कर देता है, ठीक है। इनका ये भी मानना था कि डेवलपमेंट का ग्राफ कुर्व होता है, यानी कि वो जो होता है बढ़ता हुआ आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है। और जो अनिरंतरता वाले थे, इनका था कि इन्होंने कई प्रकार के चरण दिए हैं और समझाया है कि विकास डेवलपमेंट में निरंतरता नहीं होती है, ठीक है। और इनका मानना यह था कि डेवलपमेंट घर की सीढ़ी जैसा होता है, बार ग्राफ, पहले होता है, फिर थोड़ा सा सपाट होता है, फिर होता है, फिर रुकता है, ऐसे करते करते चिल्ड्रन का डेवलपमेंट होता है। मतलब इनका रियल में ग्राफ कुर्व है, क्योंकि निरंतरता वाले का बात करेंगे तो रियल में ग्राफ कुर्व है, और इनका बार ग्राफ, इनका ग्राफ कुर्व था, ठीक है। तो फ्रेंड, यही थी एक आपकी टॉपिक। अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो आपके PRT की तरफ से है। हम बात फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक है विकास कार्य और चुनौतियाँ, ये आपका लास्ट है, ठीक है, आज का यूनिट फर्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा, तो रॉबर्ट जेम्स हैवी हर्स्ट द्वारा 1950 में विकासात्मक कार्य शब्द की शुरुआत की गई थी आपकी, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक विकासात्मक वर्ग वह है जो किसी व्यक्ति के जीवन में अनुवादित और लगातार एक निश्चित अवधि में या उसके बारे में पूर्णायु और लगातार लक्ष्य होता है। हैवी हर्स्ट 1948 और 1953, ठीक है। उनका वादा था कि लड़ने के लिए जीवन के लिए सार है और लोग जीवन भर सीखते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद उनके अनुसार एक विकासात्मक वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो एक व्यक्ति के पास है और वह एक विशेष जीवन, स्पेशल जीवन काल में बोलना चाहता है। वह लिखते हैं कि एक विकासात्मक वर्ग व्यक्तिगत आवश्यकता और सामाजिक मांग, सोशल मांग के बीच मध्य मार्ग है, ठीक है। उन्होंने जो है 2 विकासात्मक वर्ग के बारे में बताया है, जिनका नाम निम्नलिखित है, ठीक है। डेवलपमेंट का जैव मनोसामाजिक मॉडल, और दूसरा है आपका विकासात्मक वर्ग थ्योरी। विकासात्मक वर्ग थ्योरी, ठीक है। अब देखिए, उनके जैव मनोसामाजिक मॉडल में पहला इंपॉर्टेंट जीव साइंस, दूसरा साइकोलॉजी और अंतिम समाज शास्त्र है, ठीक है। उसके बाद हैवी हर्स्ट ने डेवलपमेंट कार्यों की 3 साकारता की पहचान की। हैवी हर्स्ट 1972 और उनमें से 3 इंपॉर्टेंट स्रोत बताते हैं, ठीक है, जीव साइंस, समाज शास्त्रीय और समाज शास्त्र, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो है निरंतर चलता है, तो आप लोग निरंतर वाले में जो मैंने इससे पहले बताया था डायबिटीज़ ऑफ डेवलपमेंट में, तो उसमें होगा, आप देख लीजिएगा, इनका नाम हैवी हर्स्ट लास्ट में होगा, जिनमें वही होंगे ये, ठीक है। उसके बाद चाहे पूरा नाम भी मिला लीजिएगा, ठीक है। देखिए, ये पहला, कुछ वर्ग मेन रूप से शारीरिक मैच्योरेशन, फिजिकल मैच्योरेशन पर बेस्ड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए उठना सीखना, ठीक से बात करना, लर्निंग और धारणा के विपरीत लिंग के साथ अलग अलग बिहेवियर करना। मध्यम आयु, मीडियम आयु के दौरान परिदृश्य के लिए समायोजन। दूसरा विकासात्मक वर्ग से के एक अन्य
दूसरा है विकासात्मक वर्ग से एक अन्य स्रोत में व्यक्तिगत भुगतान और आकांक्षाएं शामिल हैं। ये व्यक्तिगत कारक ऑन्टोजेनेटिक और कारकों के बीच बातचीत से रिलेटेड होते हैं और विशिष्ट विकासात्मक वर्ग में पॉजिटिव भूमिका निभाने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक निश्चित किया तरीके का चयन करना। विकासात्मक वर्ग का तीसरा स्रोत सामाजिक सोशल प्रॉब्लम्स और सांस्कृतिक कल्चर शक्तियों से रिलेटेड है। इस तरह के प्रभाव एग्जाम्पल के लिए कानून, उदाहरण के लिए विवाह की न्यूनतम एज और डेवलपमेंट की सांस्कृतिक असंबद्धता पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, हम यह कह सकते हैं कि यह काम हो सकता है जैसे कि उठना या फिर कुछ सीखना, जैसे पढ़ना समाज में, जैसे कि आप समाज में घुल मिल जाते हैं अपने दोस्तों के साथ। एक बार डेवलपमेंट की महत्वपूर्ण अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी सीख सकते हैं। आपकी जिस उम्र में जो चीज़ सीखी है वह बनी रहेगी। जैसे कि आपने बचपन में ABCD सीखी थी, क ख ग घ भी खुश था, तो आप अब उससे आगे आ गए हैं उसका उपयोग करते हुए और अच्छे कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला इनका जो था कि विकास का जैव मनोसामाजिक मॉडल। ठीक है, डेवलपमेंट का जैव मनोसामाजिक मॉडल रॉबर्ट जे हैविस हर्स्ट द्वारा प्रस्तावित सुझाव देता है कि किसी व्यक्ति का डेवलपमेंट साइकोलॉजी और सोशल कारकों से प्रभावित होता है। इस मॉडल के अनुसार एक व्यक्ति की जिन और फिजिकल स्पेशलिटीज़, साइकोलॉजी और सामाजिक कारकों, देखिए इस मॉडल के जिन और शारीरिक स्पेशलिटीज़, ठीक है, उनका जैविक डेवलपमेंट में योगदान करती है, जबकि उनकी सोच, जीवात्मा और व्यक्तिगत लक्षण उनके साइकोलॉजी डेवलपमेंट में योगदान करते हैं। इसके अतिरिक्त परिवार, संस्कृति और सोशल पूर्वाग्रह जैसे सामाजिक कारक भी किसी व्यक्ति के डेवलपमेंट में भूमिका निभाते हैं। यह मॉडल सुझाव देता है कि ये तीन कारक एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं और प्रभावित करते हैं। यह कि किसी व्यक्ति के डेवलपमेंट को पूरी तरह से समझने के लिए उनके बीच परस्पर की क्रिया पर विचार करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रॉबर्ट जेम्स हैविस, नाम देख लीजिए पूरा, ठीक है, ने नए डेवलपमेंट के जैव मानसिक सामाजिक मॉडल का प्रस्ताव रखा था। रॉबर्ट जेम्स हैविस के विकासात्मक वर्ग थ्योरी के अनुसार प्रत्येक चरण में विकासात्मक वर्ग एक व्यक्ति का जीव, साइंस, फिजिकल पौधता और अनुसिका मेकअप, उसका साइकोलॉजी, व्यक्तिगत मूल्य और लक्ष्य, साथ ही उसका समाज शास्त्र, विशिष्ट संस्कृति से प्रभावित होते हैं, रिलेटेड है। ठीक है, अब हम लोग का बात करे जाए इसमें, तो दूसरा हैविगस्ट का विकासात्मक वर्ग सिद्धांत पे अब हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इस पे क्या था, विकासात्मक वर्ग थ्योरी, जिसे हैविगस्ट थ्योरी के रूप में भी जाना जाता है, एक साइकोलॉजी थ्योरी है जो प्रस्तावित करता है कि व्यक्ति अपने डेवलपमेंट में पूर्व नुमय चरणों की एक श्रृंखला से व्युत्पन्न है। प्रत्येक के अपने विशिष्ट वर्ग या चरण है जिन्हें व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए पूरा किया जाना चाहिए। अगले चरण के लिए इस थ्योरी के अनुसार ये वर्ग सार्वभौमिक है और सभी व्यक्तियों पर उनके सांस्कृतिक या सामाजिक बैक के देखभाल किए बिना लागू होते हैं। इस थ्योरी का डेवलपमेंट 1950 के दशक में एक मनोवैज्ञानिक और टीचर रॉबर्ट जे हर्स्ट द्वारा किया गया था। फिर से आप देख लीजिए, किया गया था। इसे शुरू में कॉलेज के छात्रों के विचारों और व्यक्तिगत डेवलपमेंट को समझने और भविष्यवाणी फोरकास्टिंग करने के लिए एक रूपरेखा के रूप में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन तब से इसे जीवन के भी चरणों में व्यक्तियों पर अधिक व्यापक रूप से लागू किया गया है। ठीक है, इस सिद्धांत के, इस थ्योरी के अनुसार किसी व्यक्ति के जीवन में 6 राज्यों में विभाजित किया जा सकता है और प्रत्येक राज्य में बच्चे को कुछ वर्ग को मानकर आगे रखते हुए उनकी और अधिकार होते हैं, जिनमें विकासात्मक वर्ग कहते हैं, और यह वर्ग प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग होते हैं, जिनके प्रकार निम्नलिखित है। शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन, जन्म से 6 वर्ष तक। ठीक है, शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन जन्म से 6 वर्ष तक है। उसके बाद
मध्य बचपन 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक, ठीक है, मध्य बचपन और ये गिनती, ठीक है। उसके बाद प्रारंभिक वयस्कता 19 से 30 वर्ष तक, मध्यम आयु 30 से 60 वर्ष तक, बाद में मैचुरेशन 60 और अधिक, ठीक है, बाद में परिपक्वता 60 और अधिक, बाद में मैचुरेशन 60 और अधिक। हैवी हस्ट के डेवलपमेंट के 6 चरण, हैवी हस्ट के डेवलपमेंट के 6 चरण जान लीजिए। उनके चरण में थे, पहला चरण था हैवी हस्ट का शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन का विकासात्मक वर्ग, जन्म से 6 वर्ष तक जो आपका होता है, ये था पहला। इसमें बच्चा चलना सीख रहता है, बात करना सीखता है, ठोस आहार लेना सीखता है, शरीर के जन्म के योग को नियंत्रित करना सीखता है, सेक्स अंतर और यौन विनय सीखना सीखता है भाई इसमें बच्चा आपका, ठीक है। ये उसके बाद इसी में आपका बच्चा जो है एक सामाजिक और भौतिक वास्तविकता का वर्णन करने के लिए अवधारणाएं बनाना और लैंग्वेज से सीखता है, ठीक है। पढ़ने के लिए तैयार हो रहा है, मतलब पढ़ने के लिए इसी अवस्था में तैयार होता है, शैशवावस्था प्रारंभिक बचपन जन्म से 6 वर्ष तक, ठीक है। अब आता है हैवी हस्ट का चरण 2 यानी कि मध्य बचपन का विकासात्मक वर्ग, 6 से 12 वर्ष तक आपका मध्य बचपन होता है। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कौशल सीखता है, ठीक है। बढ़ते हुए जीव के रूप में स्वयं के प्रति एक संपूर्ण दृष्टिकोण का निर्माण करता है। उम्र के साथियों के साथ घुलना मिलना सीखता है, सीखना और उपयुक्त मर्दाना या स्त्री सामाजिक भूमिका सीखता है। पढ़ने लिखने और गणना करने में मौलिक कौशल विकसित करता है। रोजमर्रा के जीवन के लिए आवश्यक अवधारणाओं का डेवलपमेंट करना, विवेक, नैतिकता और मूल्यों के पैमाने का डेवलपमेंट करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करता है, ठीक है। सामाजिक समूह और संस्थाओं के प्रति दृष्टिकोण विकसित करता है, ठीक। अब आ गया हैवी हस्ट का चरण 3 किशोर अवस्था। कौन सा अवस्था? किशोर अवस्था आ गया है 13 से 18 वर्ष। दोनों लिंगों के आयु साथियों के साथ नए और अधिक परिपक्व संबंध प्राप्त करता है। एक मर्दाना स्त्री सामाजिक भूमिका हासिल करता है, अपनी काया को स्वीकार करना और शरीर का प्रभावी ढंग से उपयोग करना सीखता है। माता पिता और अन्य वयस्कों की भावनात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। शादी और पारिवारिक जीवन की तैयारी, आर्थिक करियर की तैयारी करता है, नौकरी या करियर की तैयारी करता है। व्यवहार के मार्गदर्शक के रूप में मूल्यों का एक सेट और एक नैतिक प्रणाली प्राप्त करता है। एक विचारधारा विकसित करता है। सामाजिक रूप से जिम्मेदार बिहेवियर की इच्छा करता है और प्राप्त करता है, ठीक है। अब समझिए एनोरेक्सिया और एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया को हम एनोरेक्सिया नर्वोसा भी कहते हैं। एक खाने की एक बीमारी है। इसके कारण लोग वजन कम और जो फ़ायदे हैं उनके बारे में ज़्यूनी हो जाते हैं। एनोरेक्सिया को शरीर की एक विकृत छवि द्वारा भरा जाता है जिसमें अधिक वजन होने का एक अनावश्यक डर होता है। लक्षणों में भूखमरी या अधिक व्यायाम के माध्यम से सामान्य से कम वजन बनाए रखने की कोशिश करना शामिल है। सामान्य वजन को बहाल करने के लिए चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो सकती है। चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो सकती है। बातचीत करने वाली थेरेपी से आत्मसम्मान और बिहेवियर चेंजेस में मदद कर सकता है, ठीक है। बुल्बिया को हम बुलिमिया नर्वसा भी कहते हैं, ठीक है। वजन बढ़ाने के तरीकों के बाद बिंगिंग द्वारा एक गंभीर भोजन संबंधी विकार को चिन्हित करता है। बुलिमिया एक्वोजोन जीवन से परिचित एक बीमारी है। इस स्थिति में लोग अधिक खर्च करते हैं, फिर वजन बढ़ने से दोस्ती के लिए इस तरह के कदम बढ़ा देते हैं। आमतौर पर इसका मतलब उल्टी, पेट खाली करना होता है, लेकिन इसका अर्थ अत्यधिक व्यायाम या उपवास भी हो सकता है। परामर्श, दवा और पोषण शिक्षा सहित उपचार, ठीक है। अब बात कर लेते हैं चरण 4 के बारे में। हैवी हस्ट का चरण 4 यानी कि प्रारंभिक वयस्कता का डेवलपमेंट वर्ग 19 से 30 वर्ष तक। एक साथी का चयन करता है। एक मर्दाना या स्त्री सामाजिक भूमिका हासिल करता है। जीवन साथी के साथ रहना सीखता है। एक परिवार शुरू करता है। बच्चों को पालना शुरू करता है। घर का प्रबंधन करता है। किसी व्यवसाय आरंभ करता है। नागरिक जिम्मेदारी के बारे में बात करता है। एक अनुकूलन सामाजिक समूह ढूंढता है। अब हम लोग बात करते हैं हैवी हस्ट के चरण 5 यानी कि मध्यम आयु का डेवलपमेंट वर्ग 30 से 60 वर्ष तक। वयस्कों के नागरिक और सामाजिक उत्तरदायित्वों को प्राप्त करता है। जीवन के आर्थिक मानक की स्थापना और रखरखाव करता है। किशोर बच्चों को जिम्मेदार और खुश व्यक्ति बनने में हेल्प करता है। वयस्क
अवकाश के समय की एक्टिविटीज़ का डेवलपमेंट करता है। एक व्यक्ति के रूप में स्वयं को अपने जीवन साथी से रिलेटेड संबंधित करता है। मध्यम आयु के मनोवैज्ञानिक को परिवर्तनों को स्वीकार करता है और समायोजन करता है। वृद्ध माता पिता के लिए समायोजन करता है। ठीक है, और अब आ गया इनका लास्ट अवस्था, मतलब हेवीएस्ट का चरण 6, बाद की मैच्योरेशन का डेवलपमेंट वर्ग 60 वर्ष से ऊपर। शारीरिक शक्ति और स्वास्थ्य का वर्णन करने के लिए समायोजन करता है। सेवानिवृत्ति और कम आय के लिए समायोजन करता है। जीवनसाथियों की मृत्यु के लिए समायोजन करता है। किसी के आयु वर्ग के साथ एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। सामाजिक और नागरिक दायित्वों को पूरा करता है। एक संतोषजनक भौतिक रहने की व्यवस्था स्थापित करता है। अब देखिए यहाँ पे विकासात्मक वर्ग कौशल नॉलेज के वर्ग या दृष्टिकोण है जो एक व्यक्ति को अपने जीवन के दौरान भिन्न चरणों में प्राप्त करना चाहिए ताकि अधिक कठिन पकड़ और वर्ग को समायोजित किए जा सके जो उसके सामने रहते हैं। विकास के अन्य सिद्धांत निम्नलिखित है। विकास की एक सतत चलने वाली प्रोसेस है जो कि गर्भ से लेकर कब्र तक होती है। देखिए गर्भ से कब्र, ठीक है, देख रहे हो ना। डेवलपमेंट के सभी पक्ष एक दूसरे से अंधे होते हैं। डेवलपमेंट एक निश्चित क्रम का पालन करता है। डेवलपमेंट का निर्धारण निश्चित होता है। एकीकरण का सिद्धांत एकीकरण का थ्योरी है। वर्टिकल सेल्स प्रोग्रेस का थ्योरी है। भविष्यवाणी का थ्योरी है। वंशानुक्रम और वातावरण के अतः क्रिया वर्ग का थ्योरी है। डेवलपमेंट की विविध गति का थ्योरी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स टॉपिक्स आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया। टॉपिक जो है वो यहाँ पर आपका हो गया एंड। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन। टॉपिक खत्म। सो अब हम लोग का हो गया है टॉपिक खत्म और अब करना है क्वेश्चंस। तो पहले हम करना है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ से 10 क्वेश्चंस, उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट ऑफ मैच्योरेशन, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, इसी तरह से होगा। तो पहला क्वेश्चन है ह्यूमन बच्चे के डेवलपमेंट के संदर्भ में ग्रोथ ब्लैंक होती है। 1 धीमी और ज्यामितीय प्रगति में। 2 तीव्र और घातीय। 3 स्थिर और एक दिशीय। 4 लयबद्ध और नियमित। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी सही होगा लयबद्ध और नियमित। मतलब यह आपका क्या है? लयबद्ध है और नियमित है। लयबद्ध और नियमित होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक चाइल्ड की ग्रोथ से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? पोषण, स्वास्थ्य, निद्रा और अधिवास। तो सही आंसर क्या है? अधिवास। जी, अधिवास आपका एकदम सही आंसर है। बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन मेरे को लगा है। ठीक है, अधिवास होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। शारीरिक फिजिकल अंगों एंड संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को ब्लैंक कहते हैं। समृद्धि, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और क्रम डेवलपमेंट, सीक्वेंस डेवलपमेंट। तो सही आंसर क्या होगा? समृद्धि। सही आंसर आपका समृद्धि होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है आर्यन एक संकल्पना को अवधारणात्मक और सार्थक रूप से सीखने के बाद उस पर प्रश्न बनाने का प्रयास करता है। इस उदाहरण से डेवलपमेंट का कौन सा सिद्धांत संबंधित है? ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ का आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। सामान्य से विशिष्टता, देखिए सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत, अंत संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत और अंत क्रिया का सिद्धांत। तो सामान्य से विशिष्टता का आपका सिद्धांत है। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ का क्वेश्चन नंबर 4 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है शिशु मृत्यु दर की गणना ब्लैंक की जाती है। जन्म लेने वाले प्रति 100 शिशुओं के बेस पर, जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के बेस पर, विभिन्न रोगों के संक्रमण के बेस पर, जन्म एंड मृत्यु नंबर के अंतर के बेस पर। तो आपका 2 सही है। मतलब कि जो है आपका 1000 शिशु के मृत्यु की गणना
1000 शिशु का मतलब किया जाता है जन्म लेने वाले पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका काम इसका। 6th क्वेश्चन आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ का। किस माह में बालक अपने स्थान पर कूद सकता है और संतुलन बना सकता है? 12 माह, 6 माह, 24 माह या 18 माह? तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 24 माह, मतलब कि 2 साल, ठीक है। 2 साल आपका एकदम सही हो जाएगा। कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ का भी आपका 7वां क्वेश्चन देखते हैं। अभिवृद्धि के संदर्भ में क्या सही नहीं है? अभिवृद्धि शारीरिक फिजिकल होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि मापनीय होती है, या अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रोसेस है? तो सही हो जाएगा 4, मतलब कि अभिवृद्धि सभी को पता है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रोसेस नहीं है। सब कोई समझ गया होगा इसको देख करके, ठीक है। बच्चा सब बच्चा बता देगा, जो आपके साथ वीडियो देख रहा होगा, छोटा बच्चा कोई देखेगा तो भाई देख रहा होगा ना, तो उससे भी पता होगा अगर थोड़ा टाइम पहले से देख रहा होगा तो, ठीक है। 8वां क्वेश्चन आ गया, मात्रात्मक व्यक्तिगत सप्ताह रूपी प्रोसेस को ब्लैक कहा जाता है? विकास, वृद्धि, संतुलन या मैचुरेशन? तो सही आंसर आपका हो जाएगा वृद्धि। सभी को पता है वृद्धि से वृद्धि हो सकता है, तो आपका वृद्धि आपका एकदम सही आंसर आपका हो जाएगा। तो वह क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है आपका 9वां क्वेश्चन, इस पर भी एक बार नजर डालते हैं। ये है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सतत प्रोसेस नहीं है? प्रेरणा, लर्निंग, डेवलपमेंट या आपका ग्रोथ? तो सही आंसर आपका ग्रोथ है, ग्रोथ ही होगा, वही नहीं है एक, ठीक है। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन एंड 10th क्वेश्चन की तरफ, जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ का है, ठीक है। मैं आपका जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी तो भाई देखिए, चिल्ड्रंस की ग्रोथ के लिए कुछ माता पिता और टीचर ब्लैंक शर्तें प्रदान करने के बारे में अधिक चिंतित थे। निश्चित, मूल रूप में, शक्तिशाली, स्वास्थ्यप्रद? तो स्वास्थ्यप्रद आपका सही हो जाएगा, आपका स्वास्थ्यप्रद होगा, ठीक है। तो ये आपके कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट से कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इससे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैचुरेशन का आपका नहीं होगा। एग्जाम के आप लोग क्वेश्चंस 10 ले सकते हो इसके बदले, ठीक है। इसके नीचे कमेंट करके, ठीक है। तो अभी कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो है क्वेश्चन पहला, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? नहीं है मतलब नेगेटिव। पूर्व गिरोह एज, अनुकरणीय एज, क्वेश्चन करने की एज, या गेम एज, खेल की एज? तो सही आंसर होगा खेल की एज। मुझे भी पता था गेम की एज आपकी होगी, मुझे तो रहेगा ही ना पता सर। गेम की आपकी एज। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट हो गया पहला क्वेश्चन, मतलब। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, बच्चों में स्थायी दांत ब्लैक की एज में दिखाई देने लगते हैं? 12 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष या 3 वर्ष? किस वर्ष की आयु में? तो आपके 6 वर्ष की आयु में दिखाई देने लगते हैं, 6 साल की आयु में आपके दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, प्रसव की कितनी अवस्थाएं होती है? 3, 4, 2 या फिर 5? तो बहुत ही आसान है, 4 आपका अवस्थाएं होती है, ठीक है। अभी अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन का, जन्म आघात क्या है? जन्म आघात क्या है? जन्म के 15 दिनों के अंदर चोट लग रहा, जन्म के 2 दिन के अंदर चोट लग रहा, जन्म के समय लगी चोट, या जन्म के 5 दिन के अंदर 5 दिनों के अंदर चोट लग रहा? तो जन्म के समय लगी चोट। जन्म आघात वो है जब जन्म के समय लगी चोट, ठीक है। दाबी से पता चल रहा है। 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में गलत है? डेवलपमेंट के दौरान शैशवावस्था तीव्रता से बढ़ने वाली अवधि है। ये तो आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था लैंग्वेज डेवलपमेंट की संवेदनशील अवस्था है। क्या फ्रेंड्स, फर्स्ट वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि विकास के दौरान शैशवावस्था तो तीव्रता से बढ़ती ही है, तो गलत है, नेगेटिव है, तो नहीं होगा ये। तो देखिए, और तीसरा है, प्रारंभिक बाल्यावस्था असंवेदनशील अवधि है। तीसरा, उत्तर बाल्यावस्था को खिलौने की उम्र के रूप में भी जाना जाता है। चाहे किशोरावस्था के दौरान पहचान का संकट पाया जाता है। तो 3 सही है क्योंकि उत्तर बाल्यावस्था खिलौनों की उम्र के रूप में भी नहीं जाना जाता है, ठीक है। तो ये है। 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेंगे अपने
सिक्स्थ क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन बालक में नैतिक मूल्यों के डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है? प्रार्थना, असेंबली, पूर्ण समाजीकरण, इंटेलिजेंस या सभी विकल्प सही है? तो सभी विकल्प सही है, मतलब कि पूर्ण समाजीकरण भी आपका होता है, उसके बाद साथ प्रार्थना, असेंबली भी होता है, बुद्धि भी होता है, इंटेलिजेंस भी होता है। बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ आपके। सातवां क्वेश्चन है, ब्लैक तब होता है जब मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस के रीजन ह्यूमन में क्रमिक और प्रगतिशील चेंजेस होते हैं। ग्रोथ, डेवलपमेंट या फिजिकल चेंजेस या मेंटल चेंजेस? तो आपका सेकंड नंबर सही है, मतलब आपका डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बाद आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? डेवलपमेंट एक मात्रात्मक प्रोसेस है, एजुकेशन एक लक्ष्य उन्मुख प्रोसेस है, थर्ड आपका लर्निंग बिहेवियर चेंजेस की एक प्रोसेस है, या ग्रोथ एक जैविक प्रोसेस है? तो फर्स्ट सही है, यानी कि डेवलपमेंट एक मात्रात्मक प्रोसेस है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके 9वें क्वेश्चन की तरफ। डेवलपमेंट किस अवस्था से प्रारंभ होता है? प्रारंभिक बचपन की अवस्था, जन्म पूर्व अवस्था, शैशव अवस्था, मध्य बचपन की अवस्था? तो आपका इसमें से सेकंड नंबर आपका सही है, जन्म पूर्व अवस्था, क्योंकि गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है आपका डेवलपमेंट। मैंने आज ही बताया था, इसी वीडियो में बताया हूँ। ठीक है, चलिए 10वें क्वेश्चन और आपके लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बालकों के व्यक्तिगत डेवलपमेंट फर्स्ट के लिए विकासात्मक प्रतिभाओं को उद्धृत करके सटीकता से व पूर्ण रूप से पूर्णानुमान लगाया जा सकता है। 2 के लिए पूर्णानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है। 3 के लिए कुछ हद तक पूर्णानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के डेवलपमेंट की दर अलग अलग होती है। 4 अव्यवस्थित व असतत होते हैं। तो इसमें आपका 3 सही है, के लिए कुछ हद तक पूर्णानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के डेवलपमेंट की दर अलग अलग होती है। ये तो सही है, मैंने आज ही बताया था। तो ये आपका 10वां क्वेश्चन था फ्रेंड्स, डेवलपमेंट का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लास्ट क्वेश्चन देखिए, विकासात्मक वर्ग की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? मतलब कि डेवलपमेंट टास्क वाले से है। ठीक है, जो डेवलपमेंट टास्क है उसमें तो मैंने पढ़ाया था ना कि हैविगस्ट से की गई थी क्या, तो देख ही लीजिए, पहले ही मैंने आंसर बता दिया। हालगीगर्थ, हैविगस्ट, पियाजे, हॉल, ये तो आपका हैविगस्ट सही हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं नहीं की थी, क्योंकि हम लोग अभी विकासात्मक कार्य पढ़े थे ना, तो उसी में था। सो फ्रेंड्स, बाकी का 9 क्वेश्चन इसमें से ले सकते हैं आप लोग बाद में एग्जाम्स के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस मतलब आज के लिए इतना नहीं, मतलब जितना नहीं आया था वो सब भी आएगा, लेकिन इस वीडियो के लिए इतना ही। फ्रेंड, नेटवर्क स्टॉप हो गया था, इसी वजह से आपको वीडियो जो है 7 फरवरी को आने वाली थी तो रिसीव नहीं हो पाई, लेकिन आज जितने भी वीडियोज़ उस दिन के और आज के हैं वो आज जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। शेयर, कमेंट और लाइक बिना कहे कर दिया करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।